हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट वाइज। सो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था। इसमें हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। देन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने कवर किया, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टिल एल्वुलाई हमने वो फ्लो चार्ट देखा था। और इन डिटेल भी हमने फिर पढ़ा, लैरिंग्स पढ़ा उसमें, देन ट्रेकिया पढ़ा, एल्वुलाई पढ़ा, लंग्स पढ़ा, लंग्स में एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। देन उसके बाद वी स्टडीड द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट आप लोगों को याद होगा। कंडक्टिंग पार्ट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रल टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट भी इसको बोलते हैं। एक्सचेंज पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, बेसिकली एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स। ठीक है, सो इतना हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग हो कैसे रहा है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रीदिंग में ना हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर मैं ब्रीदिंग में देखूं तो मेरे पास मोर और लेस सबसे पहले दो मैकेनिज्म आते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो मैं ये बोलूँगा सर क्या कि ब्रीदिंग में वी हैव इनहेलेशन या इंस्पायरेशन एंड वी हैव व्हाट एट द सेम टाइम एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। लिखो सर एक बारी। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, दिस इज इंस्पायरेशन, पहली चीज। दूसरी होगी अपने पास दिस इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को ही हम एक्सहेलेशन बोलते हैं और इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन बोलेंगे। क्या होता है सर ये? इनहेलेशन में विल सिंपली से रेफर्स टू intake of oxygen rich atmospheric air। ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर का इनटेक करना इज सिंपली इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन इज रेफर्स टू रिमूवल ऑफ CO2 containing air। CO2 कंटेनिंग एयर का रिमूवल क्या हो गया, उसको बोल दिया हमने एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये दोनों ही प्रोसेस कैसे अचीव किए जा सकते हैं, वही मैं चीज लिख रहा हूं। दिस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैन बी अचीव्ड, कैन be achieved by creating a pressure gradient। एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अचीव कर सकते हैं, है ना। और प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा सर, यहां पे विल से कौन करवाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें वी कैन राइट दिस इज डायाफ्राम, then intercostal muscles help to achieve this pressure gradient। ठीक है जी, तो मैंने अभी तक दो चीजें लिखी हैं क्या सर, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोल देते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल बोल देते हैं। और सर एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, इसको हम एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं। इनका मतलब भी क्या हुआ, एक का मतलब है इनटेक ऑफ फ्रेश एयर दैट इज ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर, दूसरे का मतलब रिमूवल ऑफ CO2 कंटेनिंग एयर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये दोनों ही मैकेनिज्म कैसे अचीव किए जा सकते हैं, बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि उसमें एक ग्रेडियंट होना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। तो प्रेशर का एक ग्रेडियंट है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट,
या उसका ग्रेडियंट होगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। सर कौन सी चीजें हेल्प करेंगी, ये ग्रेडियंट अचीव करने में हेल्प करेगा आपको कौन कौन, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करेंगे। सर इंटरकोस्टल मसल तो नाम ही नहीं सुना हमने भाई। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो पहले लिख लो टू टाइप्स, है ना। कौन कौन से सर, पहली होती है दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी होती है सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और प्रेजेंट कहां होती है सर, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। मतलब मैं आपको अगर बताऊं इनका, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारे, ये कहीं ना कहीं स्टर्नम, ठीक है जी, और स्टर्नम के साथ ऐसे अटैच होते हैं रिब्स। ये पहले 7 पेयर अटैच होते हैं, अभी सिर्फ समझने के लिए देखो। तो इसमें प्रेजेंट होंगी हमारे पास मसल्स। जो ये लेयर होगा सर, जो ये लेयर है मसल्स का, ये लेयर, ये होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। उसमें दो होते हैं, एक एक्सटर्नल लेयर एक इंटरनल लेयर। ये मान लो मैंने एक्सटर्नल लेयर बना दिया, तो इसके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे इंटरनल लेयर। इसके अपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होगा कुछ ऐसे। तो इतना नहीं देखना हमें, जस्ट आप इतना याद रखो, इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स प्रेजेंट होंगी, दो लेयर्स में अटैच होती हैं बिटवीन रिब्स। जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगा दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इतना याद रखो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और दो लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है सर। कैसे डिनोट किया जाता है, इनको हम डिनोट कर देते हैं EICM बोलेंगे इसे हम, EICM, इंटरनल को बोलेंगे IICM। तो ये कुछ ऐसी मसल्स अलोंग विद डायाफ्राम जो कि हेल्प करेंगे टू अचीव अ ग्रेडियंट। अब सर ग्रेडियंट से कैसे होगा मैकेनिज्म, या ग्रेडियंट से कैसे होगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, inspiration occurs when pressure inside lungs is less than the atmospheric pressure. When pressure inside lungs become less than the atmospheric pressure, उस टाइम पे क्या होने वाला है, उस टाइम पे इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। एंड व्हाट, एंड एक्सपायरेशन अकर्स व्हेन, इसका उल्टा कर दो, प्रेशर इनसाइड लंग्स इज more than the atmospheric pressure, है ना। एक बार समझो, दोनों चीजों को समझो, ध्यान से समझो एक बार, है ना। देखो एयर ना, एयर सिर्फ एक ही चीज जानती है, एयर को क्या पता है, एयर को कहां से कहां फ्लो होना है सर, हमेशा हाई प्रेशर टू कहां जाना है, एयर को लो प्रेशर जाना है। इतनी चीज याद रखो, उसे कुछ नहीं पता मेरे को इंस्पायरेशन करना है, अब मेरे को एक्सपायरेशन का पार्ट बनना नहीं। एयर सिर्फ एक चीज जानती है कि भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाएगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो एयर की मूवमेंट तो बता ही सकते हो ना, कहां से कहां हो रही है। एयर की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है सर, बाहर से अंदर हो रही है एयर की मूवमेंट इंस्पायर करते टाइम। और मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है ना, कि कौन सा रूल फॉलो कर रही है एयर। एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, इंस्पायरेशन के टाइम पे बाहर से अंदर आ रही है, मतलब प्रेशर ज्यादा कहाँ और कम कहाँ। जाहिर सी बात है, बाहर से अंदर आई तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर, लंग्स में कम प्रेशर, तभी इंस्पायरेशन हो सकता है। आई थिंक वही चीज लिखी है मैंने। जो इंस्पायरेशन होगा, दिस इंस्पायरेशन अकर्स कब, व्हेन
प्रेशर इनसाइड लंग्स कैसा होगा, लेस होगा देन व्हाट, देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ मानो अब आप एक्सपायर कर रहे हो तो पता है एयर की मूवमेंट तो बता ही सकते हैं, अंदर से बाहर जा रही है, यस और नो, अंदर से बाहर जा रही है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर कहाँ होगा, हाई प्रेशर होगा इनसाइड लंग्स, लो प्रेशर कहाँ होगा, दैट इज इन दी एटमॉस्फेयर। तो एक्सपायरेशन कब होगा, व्हेन प्रेशर इनसाइड लंग्स इज मोर, ज्यादा होगा देन व्हाट, देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकते सर हम, वो तो सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से चेंज करोगे आप, हमें इन टोटल क्या करना है, लंग्स का प्रेशर चेंज करना है। इंस्पायरेशन के टाइम पे लंग्स का प्रेशर हमें कम करना है और एक्सपायरेशन के टाइम पे लंग्स का प्रेशर हमें बढ़ाना है ना। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में देखना है हमें, बिकॉज एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम तो हमारे थोरेसिक चैम्बर और फिर लंग्स उनका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं कहीं ना कहीं, यस नो। तो अब टोटल इतना सा हो गया। मैकेनिज्म में क्या देखना आपको, जैसे तैसे अगर मैं इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म की बात करूं तो आपको बॉडी के अंदर प्रेशर कम करना है। बॉडी के अंदर प्रेशर कम होती है, ऑटोमेटिकली एयर एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। जब मैं एक्सपायरेशन की बात करूंगा आपको बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ाना है, बॉडी के अंदर मतलब कहाँ पे, लंग्स में। अगर लंग्स में प्रेशर बढ़ गया ऑटोमेटिकली एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना। तो पता चल गया ना, की पॉइंट क्या है हमारा, प्रेशर है सर, हमें प्रेशर को चेंज करना है और वो भी कहाँ का, हमारे लंग्स के प्रेशर को चेंज करना है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या बोला जाता है, एक्चुअली इसके बेसिस पे ये बोला जाता है, जो पहली वाली लाइन लिखी मैंने, पहली वाली लाइन क्या लिखी कि इंस्पायरेशन कब होगा, जब प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके बेसिस पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं नोन एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नोन एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। किस में होती है ये, एग्जाम्पल इन ह्यूमंस। हमारे अंदर कौन सी ब्रीदिंग हो रही है जी, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सर क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है आप इंस्पायर कब कर पा रहे हो, जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, नेगेटिव है। तो सर ऐसा ही होता होगा हमेशा, नहीं। एक एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग, फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी होते हैं, जब फ्रॉग पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है अंदर फिर भी वो इंस्पायर करता है, जैसे उसमें होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अपना सिनेरियो अलग है, हमारे केस में क्या होगा, हम इंस्पायर एक्सपायर कब कर पाएंगे, जब हम अपनी बॉडी का प्रेशर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग कम या ज़्यादा करेंगे। तो इंस्पायर कब कर पा रहे हैं, जब हमारा एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग हमारे लंग्स का प्रेशर कम है। दैट्स वाई इन ह्यूमंस जो ब्रीदिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है जी। अब देखो जरा मैकेनिज्म देखो, पहला मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। अब खुद सोचो, आप सोचो, इंस्पायरेशन करना है मतलब कि एयर आएगी एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर की एंट्री होनी है, तो मतलब कि एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, लंग्स में लो प्रेशर, यस और नो। तो आपको लंग्स में कैसा प्रेशर बनाना है, लो प्रेशर बनाना है, इतनी चीज क्लियर है। अब आपने कभी पढ़ा होगा ये प्रेशर ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू व्हाट, टू वॉल्यूम, ठीक है जी। मतलब कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर हो जाएगा कम, और अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर नहीं जानते हो रिलेशन देख लो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम करके हम पूरा मैकेनिज्म समझ लेंगे। दो ही पॉइंट याद रखने हैं। इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या करना है सर, इंस्पायरेशन मतलब एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है लंग्स के अंदर, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब लंग्स में करना है प्रेशर लो। बट एक्चुअली क्या है, हम डायरेक्टली प्रेशर चेंज नहीं कर सकते लंग्स का, ठीक है। मैं कह रहा हूं हमें लो करना है बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, वॉल्यूम की हेल्प लेंगे हम। हमें अगर अंदर प्रेशर कम करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मेरे को लंग्स के अंदर वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम सर बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो। तो अब देखो, अगर मेरे को इंस्पायर करना है मतलब कि एयर आएगी एटमॉस्फेयर टू लंग्स, तो अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर अंदर प्रेशर कम होना चाहिए तो सर अंदर वॉल्यूम क्या हुई होगी, बड़ी होगी। आई होप इट इज क्लियर। और एक बार वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो गया, ऑटोमेटिकली एयर विल कम फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू दी लंग्स, और क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट ही यहां से कर रहा हूं चीज मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन में, कि हम लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। अगर एक बार लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो वहां का प्रेशर हो गया कम, बस और कुछ नहीं करना। फिर अगर प्रेशर हो गया कम, एयर को पता है कहां से का एंट्री लेनी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंट्री लेनी है।
दो ही पॉइंट है इसमें, बस यही लिखने में यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन कुछ है नहीं ऐसा। तो सबसे पहला टास्क क्या है इंस्पायरेशन में, क्लैरिटी हो गई होगी आपको, प्रेशर कम करना मीन्स वॉल्यूम बढ़ानी है। वॉल्यूम कैसे बढ़ती है सर इंस्पायरेशन में, है ना। लास्ट लेक्चर में देखा होगा लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक चैम्बर में, यस और नो। और मैंने बताया भी था लंग्स की वॉल्यूम भी हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हमें थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम चेंज करनी पड़ेगी। और थोरैसिक चैम्बर किस किस का बना हुआ था सर, थोरैसिक चैम्बर बना हुआ था वेंट्रल साइड में स्टर्नम, डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड रिब्स और लोअर साइड में डायाफ्राम। तो अगर मैं इंस्पायर कर रहा हूं तो मेरे को अंदर की वॉल्यूम अगर बढ़ानी है तो मैं थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ते बाय डिफॉल्ट क्या होगी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और एक बार लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, एयर विल एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। यस और नो, क्या हो जाएगा, पूरा इंस्पायरेशन हो जाएगा। देखो जरा कैसे कैसे होता है सर। हेल्प किसकी लेंगे, मैंने पिछली स्लाइड में लिख दिया था डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प लेनी है हमें। सबसे पहली चीज आएगी सर यहाँ पे डायाफ्राम और दूसरी चीज आएगी इंटरकोस्टल मसल्स। देख लो एक बारी। तो डायाफ्राम क्या हो गया ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, सर ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और सर जो इंटरकोस्टल मसल्स थी उसमें ईआईसीएम आईआईसीएम थी, इंस्पायरेशन में कौन सा इन्वॉल्व होगा, ईआईसीएम, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मैं क्या लिख रहा हूं दिस साइड, ईआईसीएम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। भाई दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इनकी वजह से देखो क्या चीज चेंज होगी, मैंने बताया आपको। हम सबसे पहले किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमें बढ़ानी है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाते हैं क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम सर, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो एटमॉस्फेयर में जहाँ ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से एयर आ जाएगी कहाँ, लंग्स में, जहाँ पे कम प्रेशर है। तीन काम करने हमें, ठीक है। तो इनसे कैसे क्या चेंज आता है सर, देखना एक बारी। देखो नॉर्मली ये डायाफ्राम ना, आप नॉर्मली जब देखोगे इसको, ये नॉर्मली डायाफ्राम आपको कुछ ऐसे मिलेगा रिलैक्स्ड फॉर्म में। दोनों सवाल पूछे जाते हैं जी। कैसे मिलेगा सर, रिलैक्स्ड फॉर्म में बच्चे लोग आपको डायाफ्राम कुछ ऐसे मिलेगा, ये डोम शेप्ड डायाफ्राम को मैं अलग कलर से शो कर दूं, ये डोम शेप्ड डायाफ्राम है, ये लो। जब भी ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही यहाँ पे डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कैसा बन जाएगा सर, ये हो जाएगा फ्लैट। फ्लैट इन सेंस सर, फ्लैट इन सेंस ये मोर और लेस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसी डायग्राम में भी अगर आप शो करना चाहो तो ये डायाफ्राम यहां से यहां आ गया सर। और सर अगर ऐसा हो गया तो अब देख लो आप, अगर मैं ऊपर ये एक रेफरेंस लाइन मानूं, दिस इज द रेफरेंस लाइन, पहले केस में ये था सर वॉल्यूम, दूसरे केस में ये हो गया सर वॉल्यूम। जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट हुआ, यहाँ पे जो थोरैसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ गई। इतनी वॉल्यूम बढ़ गई कहीं ना कहीं, ये वाली वॉल्यूम बढ़ गई है वहां पे, यस नो। तो समझाने के लिए ना ये डायग्राम भी रखता हूं मैं यहाँ पे, क्या कि सर इस केस में जो ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये है V1 और यहाँ वॉल्यूम हो जाएगी V2। और स्टेटस क्या है, स्टेटस ये है सर कि डायाफ्राम यहाँ था रिलैक्स्ड, इस केस में है सर हमारे पास रिलैक्स्ड फॉर्म में डायाफ्राम, यहां है सर डायाफ्राम, यहां रिलैक्स फॉर्म में है। और यहां क्या हो चुका है सर, यहां हो गया डायाफ्राम सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में सर शेप का डिफरेंस आ गया। शेप का क्या डिफरेंस आया सर, ये डोम शेप्ड था, क्वेश्चन है जी इसीलिए मैं लिख रहा हूं। इस तरफ ये डोम शेप था, आर्क्ड शेप था, इधर क्या हो गया सर, इधर हो गया ये फ्लैट हो गया। और सर इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया V2 मोर देन V1, जो V2 है मोर देन हो गया V1, यस नो। तो देखो सेम सिंपल मैकेनिज्म, प्रेशर कम करना है डायरेक्टली कर नहीं सकते, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। और अगर प्रेशर कम करना है तो इस रिलेशन से मेरे को पता चल रहा है मेरे को वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। और डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही दिस V2 बिकम्स मोर देन V1। तो इस हिसाब से अगर यहाँ V1 है तो मान लो प्रेशर होगा यहाँ P1, यहाँ V2 है प्रेशर होगा P2। अगर ये हो गया है सर तो मैं बोल सकता हूँ P2 बिकम लेस देन P1। पहले के कंपैरिजन में तो P2 कम हो गया ना सर,
मतलब कि मान लो P1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ते ही हो गया P2, अब P2 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, और अगर P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, यस नो, है ना। और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को ना थ्योरी वाले जगह पे भी लिख देता हूँ। हुआ क्या यहाँ पे सर, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्शन हुआ सर यहाँ पे। ठीक है जी, ओके सर। इसको दोबारा लिख लो, क्या हुआ सर, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ऐसा सिनेरियो हुआ। अब इसको यूज करके मैं सारी थ्योरी लिखने वाला हूं यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से देखो, उस पर हम रेफर करते रहेंगे बीच में उसे। जैसे कि डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिख दूं इट बिकम्स फ्लैट, और फ्लैट हो गया तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, दिस इंक्रीजेस, यू कैन से दिस इंक्रीजेस वॉल्यूम। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, this increases volume of thoracic cavity, कहाँ सर, that is in anteroposterior axis। सर ये तो नहीं बताया आपने, गलत बात, ये तो नाम ही नहीं लिए यहाँ पे, एंटीरोपोस्टीरियर एक्सिस। रुक जाओ बस, थोड़ी देर रुक जाओ, बस इतना याद रखो। अभी के लिए क्या है, वॉल्यूम बढ़ गई, किस एक्सिस में बढ़ गई, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गई, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, EICM से क्या हुआ, EICM से क्या हुआ सर, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ सर, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स कहाँ सर, अपवर्ड एंड व्हाट, आउटवर्ड। और इस मूवमेंट का क्या नतीजा हुआ सर, इस मूवमेंट की वजह से यू कैन से दैट दिस इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। देखो दोनों ही केस में वॉल्यूम बढ़ रही है जी, लेकिन एक्सिस अलग हो जाएगी। कौन सी एक्सिस, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है जी, इसमें जो एक्सिस वॉल्यूम बढ़ी, कौन सी एक्सिस में बढ़ी सर, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ी, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ी, कौन सी एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। से समझने की कोशिश करो क्या है एंटीरो पोस्टीरियर। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, डायाफ्राम मानो सर, ये अगर कोई इंसान है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायाफ्राम प्रेजेंट होने वाला है, जो इसके थोरैसिक चैम्बर को सेपरेट करेगा फ्रॉम एब्डोमिनल। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है। जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी आर्क शेप है, डोम शेप है, ये रिलैक्स्ड फॉर्म है, डोम शेप्ड होगा, रिलैक्स्ड फॉर्म है। जब ये सर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये तो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो ये वाली वॉल्यूम बढ़ी ना, यही तो वॉल्यूम बढ़ी इसमें। इतनी बात आ रही है समझ में, ध्यान से देख लो। पहले क्या था सर, ये डोम शेप था, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डायाफ्राम, ये हो जाएगा फ्लैट, और जब ये फ्लैट होगा तो सर ये वाली वॉल्यूम बढ़ा दी इसने इस इंसान में। इस इंसान की ये एक्सिस कौन सी है ना भैया, आपकी ये एक्सिस कौन सी है बताओ। ये बोलेगा ये मेरा एंटीरियर है, ये मेरा पोस्टीरियर है, तो ये एक्सिस कौन सी होगी, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हो गई। तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ सर, वॉल्यूम बढ़ गई, इन विच एक्सिस, दैट इज इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर है, यस नो। तो पहली चीज मैंने यहां पे लिखी थी ये वाली, कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, कौन से एक्सिस में बढ़ेगी, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगी, बिकॉज थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी ऐसे था, डायाफ्राम फ्लैट हो गया सर। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये एंटीरो पोस्टीरियर तो है ना सर, एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो जो वॉल्यूम बढ़ाई इसने इसी एक्सिस में बढ़ाई है सर, तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हो गया। क्लियर इतना। दूसरा सर, इस केस में क्या होगा सर, जो सेकंड पार्ट है EICM की वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी है ना। इसको आप इस एग्जांपल समझो, लाइक सपोज इस केस में ये एक इंसान है फिलहाल, है ना, ये जो देख रहा है ये इंसान है।
जब भी इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ प्रेजेंट है सर? बिटवीन रिब्स प्रेजेंट है। जब भी इसमें EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो रिब्स एंड स्टर्नम, मान लो ये स्टर्नम है यहाँ पे, सपोज ये स्टर्नम ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ऐसे मूवमेंट होने वाले हैं। स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड व्हाट आउटवर्ड। मतलब आप खुद देखो, जब हम इंस्पायर करते हैं तो चेस्ट की मूवमेंट होती है, चेस्ट विल कम बिट अप एंड आउट ऑल्सो, यस और नो? अगर ध्यान से करोगे, कॉन्सेंट्रेट, अभी जहाँ बैठे हो खड़े हो वहीं पे करके देख लो, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, तो चेस्ट की मूवमेंट देखो, एक्सरसाइज के टाइम पे कॉन्स्पिक्युअस ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। सर चेस्ट की जो मूवमेंट हो क्या होगी? कम्स बिट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना? तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। स्टर्नम जैसे ही EICM कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टर्नम थोड़ा ऊपर आएगा और बाहर जाएगा। तो इस केस में सर थोड़ा ऊपर और बाहर, तो ये वाली वॉल्यूम ज्यादा बढ़ी है, इस एक्सिस में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ी, मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसकी वजह से सर ये वॉल्यूम तो ज्यादा बढ़े ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, चेस्ट विल कम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो सर इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी, ये मेरा वेंट्रल, पीछे डोर्सल, तो EICM की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ी, कौन सी एक्सिस में बढ़ी? वो बढ़ी सर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। वही लिखा हमने, आई थिंक, इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इन विच एक्सिस? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस होगी डोर्सो वेंट्रल, इसमें वॉल्यूम बढ़ाता है कौन? EICM। किसकी वजह से? उसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट थोड़ी बहुत ऊपर और बाहर की तरफ हो जाती है, जैसे हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है सर? डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगी, दैट इज इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। किसकी वॉल्यूम बढ़ रही है सर? दोनों ही केस में थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ रही है सर, यस नो? और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था भैया, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होते ही लंग्स की वॉल्यूम चेंज होगी, क्योंकि उसी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है। तो क्या मैं यहां से सिंपली लिख दूं अब कि इसकी वजह से दिस लीड्स टू similar increase in the volume of pulmonary cavity, leads to similar increase in the volume of lungs, that is pulmonary cavity। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर प्रेजेंट है सर। और अगर वॉल्यूम बढ़ गई है पल्मोनरी कैविटी की तो प्रेशर बता दो फटाफट। leads to decrease in the pressure of what? pulmonary cavity, है ना? देख लो उधर डायाफ्राम वगैरह की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो P2 हुआ था, ये क्या हो गया? P1 से कम हो गया। ये तो एक की वजह से प्रेशर बता रहा हूं, इसमें रिब्स और स्टर्नम वाला तो काउंट ही नहीं किया अभी हमने। तो इन टोटल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ी और उसकी वजह से जो प्रेशर कम हुआ, वो इतना कम हो गया कि वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा कम हो गया। एटमॉस्फेयर का हाई रह गया, अंदर का हो गया कम। तो इजीली वी कैन से सर, इजीली वी कैन से हेंस एयर मूव्स फ्रॉम, hence air moves from where to where? सर एयर तो एक ही मैकेनिज्म या एक ही रूल फॉलो करती है, क्या? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वह लिख दो, मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर। और जो कि अभी कहाँ है? हाई प्रेशर तो सर एटमॉस्फेयर में है, तो मैं लिख दूं यहाँ विद इन ब्रैकेट, दिस इज एटमॉस्फेयर। टू व्हाट? टू लो प्रेशर। वो कहाँ है सर? वो सर लंग्स में होगा, वो भी लिख दो सर, टू लो प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स। और सर अगर ऐसा हो गया, फाइनली एयर आ गई एटमॉस्फेयर से लंग्स में, तो क्या हो गया? इंस्पायरेशन हो गया। लीड्स टू व्हाट? इंस्पायरेशन सर, लीड्स टू इंस्पायरेशन। लो लास्ट स्टेटमेंट, इंस्पायरेशन। पूरे बोर्ड पे आ गया सर, लेकिन है नहीं कुछ भी तो नहीं है। दो ही चीज़ें याद रखनी है, इंस्पायर करना है, अंदर प्रेशर कम करना है। प्रेशर डायरेक्टली कम नहीं कर सकते, अंदर वॉल्यूम बढ़ा देनी है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की हेल्प लेंगे, डायाफ्राम की और EICM की। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। जब EICM कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब्स एंड स्टर्नम विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वॉल्यूम बढ़ेगी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। किसकी वॉल्यूम बढ़ी है? थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है, लंग्स की बढ़ेगी वॉल्यूम। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा। और अगर लंग्स का प्रेशर कम हो गया तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर टू लो प्रेशर इन द लंग्स। क्या हो जाएगा जी? इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, काम की चीज ये है सारी, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। फ्लैट हो गया, रिब्स एंड स्टर्नम की मूवमेंट क्या हुई? अपवर्ड एंड आउटवर्ड हुई। ये पूछेगा वॉल्यूम बढ़ी, कौन सी एक्सिस में बढ़ी? सर एंटीरो पोस्टीरियर में। वॉल्यूम बढ़ी, कौन सी एक्सिस में बढ़ी? डोर्सोवेंट्रल में बढ़ी सर, जिसकी वजह से सिमिलर इंक्रीज हो गया। किस में? सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। और अगर ऐसा हो गया तो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, जो कि कहाँ है? एटमॉस्फेयर में, टू व्हाट? लो प्रेशर, जो कि कहाँ है? लंग्स में। और रिजल्ट्स इन व्हाट? रिजल्ट्स इन इंस्पायरेशन। आई होप इट इज क्लियर? यस नो? अगर इतना क्लियर है, एक्सपायरेशन आप खुद कर सकते हो इजीली, सारा रिवर्स कर दो। अगर मैकेनिज्म एक्सपायरेशन की बात करूं, एज इट इज है रिवर्स कर दो बस उसे। क्या सर? इसमें क्या होगा सर? देखो जरा, इसमें आपको रिवर्स गियर डाल देना है पहले मैकेनिज्म का। सर डायाफ्राम और सर EICM क्या क्या है सर? डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा सर, EICM भी रिलैक्स हो जाएगा सर। और सर अगर ऐसा हो गया तो डायाफ्राम दोबारा से कैसा हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाएगा। ओके, तो लिखो डायाफ्राम, और इसमें भी रिब्स एंड उनकी मूवमेंट वापस कर दो स्टर्नम की, बिकम्स डोम शेप्ड। अब इसमें क्या ही समझाना है, ये उसका रिवर्स करके चल रहा हूं मैं। इधर क्या हो जाएगा? इनकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम व्हाट? मूव्स। भाई पहले अपवर्ड एंड आउटवर्ड थे, उसका अपोजिट करो। दिस इज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड एंड व्हाट? इनवर्ड। इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? दिस इंक्रीजेज, ऐसे लिख लो, मैं यहीं पे कंबाइन करके लिख देता हूं, है ना। इन दोनों की वजह से इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, यू कैन से डिक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। दिस डिक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, leads to similar decrease in the volume of pulmonary cavity, leads to similar decrease in the volume of pulmonary cavity, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो सर फिर क्या हो जाएगा? यू कैन से hence leads to increase in the pressure of pulmonary cavity, pulmonary cavity का प्रेशर बढ़ जाएगा सर। और अगर ऐसा हो गया तो फाइनली विल से hence air moves from, hence air moves from, hence air moves from where to where? From high pressure। और भाई इस केस में हाई प्रेशर कहाँ है सर? हाई प्रेशर है लंग्स में। टू व्हाट? टू लो प्रेशर, टू लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर कहाँ है सर? दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में लो किया नहीं हमने, याद रखना। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स का प्रेशर बढ़ा लिया, एटमॉस्फेयर का चेंज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो गया सर तो फाइनल विल से लीड्स टू व्हाट? एक्सपायरेशन। इसमें भी लिख लो सर, फाइनली लीड्स टू एक्सपायरेशन। हाँ जी बताइए, कोई डाउट मैकेनिज्म में? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। थोड़ा सा लिखने में ज़रूर
थोड़ा सा कवर हो जाती है, 4-5 लाइन लिखनी पड़ती हैं, लेकिन मैकेनिज्म बहुत सिंपल है और एक बार समझ में आ गया तो जमा रहेगा दिमाग के अंदर, ठीक है ना। अब इन दोनों में ना, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में एक चीज़ और देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन है ना, आपसे कोई पूछे एक्टिव प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस, बताओ। आपसे कोई पूछे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, सांस जो आप ले रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, इज इट एक्टिव या पैसिव? मैं बोल देता हूं अभी आपको, मैं बता देता हूं आपको कि सर मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन जो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है सर। और एक्सपायरेशन क्या होगा सर? जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन है, दिस इज गोइंग टू बी दी पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि भैया इंस्पायरेशन कैसे हुआ, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन कैसा हुआ, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे रिकॉइलिंग वर्ड यूज होता है। रिकॉइलिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, तो रिब्स एंड स्टर्नम बाय डिफॉल्ट नीचे जाने ही जाने हैं और डायाफ्राम को भी बाय डिफॉल्ट फिर डॉम होना ही होना है। ठीक है, तो रिकॉइलिंग की वजह से जो एक्सपायरेशन हो जाता है वो पैसिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस। एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी है यहाँ पे, क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, नोट डाल के लिख लेना आप लोगों को भी। we have the ability to increase the strength of inspiration and what expiration। किसकी हेल्प से सर? with the help of additional muscles present in the abdomen, with the help of additional muscles present in the abdomen। मैं ये चीज़ अभी जब एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे ना, तब इससे रिलेटेड एक और मैकेनिज्म आएगा, वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने लिखी कि हाँ भाई, इसके अलावा हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को फोर्सफुल मोड में भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी जो आप लोगों को बताई ये चीज़ें, ये है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मली मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, आप इंस्पायर कर रहे हो, उसका मैकेनिज्म है। एक्सपायर कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म है। यहाँ पे फोर्सफुल वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो एक होगा मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक होगा मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो उसी के रिगार्डिंग एनसीईआरटी ने लिखा कि नॉर्मल के अलावा वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो जब भी ऐसा करेंगे तो फोर्सफुल हो जाएगा। ठीक है, किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। देखेंगे अभी। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखो, वही सब चीजें कि सर क्या चाहिए हमें? चाहिए एक प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है सर, कहाँ कहाँ? बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है सर। इंस्पायरेशन अगर प्रेशर विद इन दी लंग्स, ध्यान से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं जैसे, क्योंकि पल्मोनरी इज द लंग्स, तो विद इन दी लंग्स प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स। तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हमने यूज किया था, यस और नो? ह्यूमंस के केस में ब्रीदिंग कैसी होती है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? इज हायर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है भैया, इसमें डायाफ्राम और कुछ मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो हमारी हेल्प कर रही है किसमें? इन जनरेशन ऑफ दीज ग्रेडियंट्स। लिख चुके हैं हम पहले ही। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा? अब देखो, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन है डायाफ्राम का, और किसका है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसकी वजह से सर बढ़ी थी वॉल्यूम, है ना, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ी थी। तो वॉल्यूम बढ़ी थी, थोरेसिक चैम्बर की इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में किसकी वजह से हुआ सर? बिकॉज ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। और डायाफ्राम की वजह से किस में हुआ था सर? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में हुआ। तो थोरेसिक चैम्बर में बढ़ा था, तो सिमिलर इंक्रीज किस में हो गया? पल्मोनरी वॉल्यूम में ही हो गया। अगर इंक्रीज हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम में, सही बात है ना, डिक्रीज हो जाएगा किसमें? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यस और नो? ठीक बात है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, यस और नो? और रिलैक्सेशन की वजह से, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। अब देख लेना, हमने तो लिखा एक्सपायरेशन में डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एनसीईआरटी ने एक्सटर्नल नहीं लगाया, यहाँ पे होता एक्सटर्नल ही है, उन्होंने सिर्फ इंटरनल लिख दिया, तो यहाँ से भी क्लियर है भाई इंटरनल।
एनसीईआरटी ने एक्सटर्नल नहीं लगाया, यहाँ पे होता एक्सटर्नल ही है, उन्होंने सिर्फ इंटरकोस्टल लिख दिया, तो एक्सटर्नल भी तो आ गया ना उसमें, यस और नो। तो इन्होंने बोला कि भाई इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायाफ्राम रिटर्न हो जाएगा, स्टर्नम भी वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन पे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाएगी और सेम पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आपको पता है कि एयर कहाँ से कहाँ आएगी, लंग्स से बाहर आ जाएगी, और बाहर आ जाएगी तो क्या बोल देंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे। फिर वो स्टेटमेंट है यहाँ पे राइट, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो एडिशनल मसल जो होंगे एब्डोमेन में, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एबिलिटी ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यहाँ पे लिखूंगा अभी मैं, दोनों मैकेनिज्म लिखूंगा। ये कुछ डायग्राम एनसीईआरटी की है ना, आप खुद देख लो। ये जो डायाफ्राम है ये आपको मोर और लेस फ्लैट दिख रहा है, ये जो डायाफ्राम है ये आपको मोर और लेस क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है उसको, यस और नो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सर हमें फ्लैट दिख रहा है। तो जब डायाफ्राम फ्लैट हो गया तो मतलब इस वॉल्यूम बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर अंदर आ रही है। ठीक है, जब डायाफ्राम डोम शेप्ड हो गया है मीन्स व्हाट, कि वॉल्यूम कम हो गई है, वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन बढ़ गया, तो एयर क्या होगी, एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। लेबलिंग देख लेना, ये क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम है, इधर से रिब्स एंड स्टर्नम के जो वो कट एंड्स हमने बनाए थे लास्ट लेक्चर में, वही है रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। और क्या है, ये रिबकेज है, फाइनली रिबकेज जो 12 रिब्स मिलके बनाते हैं ना उसे रिबकेज बोलते हैं। तो इस केस में बताया रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर जाएंगे, इस केस में बताया रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है जी, चलिए अब जो मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था वो बता देता हूँ एक बारी। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या होगा सर, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव प्रोसेस, ये होगा एक्टिव। आपसे कोई पूछे सर नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या होगा सर, ये होगा सर पैसिव। ठीक है, ये होने वाला है सर पैसिव। ओके, आपसे कोई पूछे सर फोर्सफुल इंस्पायरेशन बताओ, सर फोर्स ही लग गया है ना, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या होने वाला होगा सर, वो भी क्या होने वाला होगा, वो भी एक्टिव होने वाला है। लेकिन एक टर्म आती है दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्स लग गया है, एक्सपायर कर रहे हैं भाई, नॉर्मल एक्सपायरेशन था पैसिव, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव। ठीक है, अब ये जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है ना, इसमें नेचर ऑफ मसल्स भी चेंज होता है। क्या है, क्या बोला जाता है इसमें, कि यहाँ पे एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और क्या होगा सर इसके साथ साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये भी क्या करेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज देख लेनी है। पहली चीज आपको क्या पता चल गई यहां से कि सर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो एक्टिव प्रोसेस है, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस था। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो नेचर ऑफ मसल्स है वो भी चेंज हो गया। नॉर्मल एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आता है, एनसीईआरटी ने सिर्फ इंटरकोस्टल लिखा, बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल आता है अलोंग विद द एब्डोमिनल मसल्स। वही एब्डोमिनल मसल्स which gave us the ability, which provide us the ability to increase the strength of inspiration and expiration। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। देखो जरा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को हम स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पायरोमेट्री। सर क्यों बोलते हैं स्पायरोमेट्री, क्योंकि पिछली स्लाइड में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक नाम यूज किया है, क्या, देखो स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्पायरोमेट्री, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। पहली वॉल्यूम
सबसे पहली वॉल्यूम जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं सर टाइडल वॉल्यूम। नंबर वन is going to be, sir, this is the tidal volume। क्या होती है सर टाइडल वॉल्यूम? दिस टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired, or you can say expired during a normal breath। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर होता है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टीवी। और सर कितना होता है ये टीवी? दिस टीवी इक्वल्स टू 500 ml। कितना हो गया जी? 500 ml हो गया। मतलब सांस एक बार हमने लिया 500 अंदर जाता है उसमें। नॉर्मली आप बैठे बैठे जो सांस ले रहे हो ना, अभी बैठे हो, लेटे हो, जो भी कर रहे हो, जो सांस ले रहे हो उसमें 500 अंदर गया, छोड़ रहे हो उसमें 500 बाहर आ गया। तो आइदर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। अभी जो 500 होता है इसको भी हम दो में क्लासिफाई कर देते हैं, है ना। 500 में से क्या आएगा सर? 500 में से एक है हमारे पास डेड स्पेस वॉल्यूम, इसको बोलेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। एक है सर एल्वियोलर वॉल्यूम। क्या क्या होती हैं सर डेड स्पेस वॉल्यूम और एल्वियोलर वॉल्यूम? ये जो डेड स्पेस वॉल्यूम है ये हो जाएगी सर आपके पास 150 ml, और एल्वियोलर 500 में से 150 का कितना बचा? 350 ml, 350 ml है क्या बेसिकली। जब भी इंस्पायर करना स्टार्ट किया मैंने तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाना है ना, यस नो। तो मान लो जो सबसे पहली एयर यहाँ पहुंची थी इंस्पायरेशन के टाइम में, वो तो यहाँ पहुंच गई, जस्ट वो तो यहाँ पे पहुंच गई है, लेकिन जब मेरा इंस्पायरेशन खत्म हो रहा है तो कुछ ऐसी भी तो एयर होगी ना जो बिल्कुल लास्ट वाले इंस्पायरेशन में यहीं होगी, या उससे पहले वाली थोड़ी यहाँ होगी, थोड़ी यहाँ होगी, थोड़ी यहाँ होगी। मतलब कि डेड स्पेस वॉल्यूम बेसिकली मीन्स व्हाट? जो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची सर? इंस्पायरेशन इसके बाद रुका भी ना, तो सबसे पहली वाली तो पहुंच गई, लास्ट वाली एयर जो बाद में एंट्री ली थी वो तो एल्वियोलाई तक पहुंचे नहीं, उससे पहले आप एक्सपायर कर दोगे। तो बेसिकली डेड स्पेस वॉल्यूम कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ तक नहीं पहुंचती? एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती। लिख लो, दिस डेड स्पेस वॉल्यूम दिस इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है जी, पहली चीज क्लियर? ओके सर। वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 2 को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सर मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल सर, एक मिनट में कितना वॉल्यूम एक्सचेंज कर सकते हैं और लंग्स में कितना वॉल्यूम जा सकता है या आ सकता है। तो डेफिनेशन, दिस इज टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग रेट। भैया एक मिनट में आप कितना सांस ले सकते हो, है ना। दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग 1 मिनट या इन 1 मिनट, उसको बोल देंगे। अब सर टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया हमारा? टाइडल वॉल्यूम हो गया दिस इज अराउंड 500 इंटू 12 टू 16 टाइम्स होता है पर मिनट में। तो ये मोर और लेस आपकी कितनी आ जाती है? MRV कितनी आती है? दिस MRV मोर और लेस इक्वल्स टू 6 to 7 लीटर। कितनी हो जाएगी? 6 से 7 लीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी सर? 6 से 7 लीटर हो जाएगी। ओके सर। इंपॉर्टेंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब थोड़े से अलर्ट हो जाओ, है ना। अब थोड़े से अलर्ट होने की ज़रूरत है आपको। ये 2 वॉल्यूम पढ़ाऊंगा मैं, और उसके बाद आगे 2 और बचे इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी से रिलेटेड। 4 में थोड़ा सा पंगा है, ठीक है, थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, समझनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली ऐसे नहीं पढ़ लिया आ गया समझ में नहीं, ऐसे नहीं होगा वो। ठीक है, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक तो रटना नहीं कभी भी इन डेफिनेशंस को, रटोगे उस दिन समझो गए काम से। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा ना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये अपने आप में बता रहा है कि ये क्या है, कि एक ऐसी वॉल्यूम है जो इंस्पायरेशन में आएगी,
एक ऐसी वॉल्यूम है जो रिजर्व होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कोई भी चीज़ रिजर्व कब होती है? जब वो एक्स्ट्रा है, तभी तो रिजर्व होती है ना। यस नो, मेरे पास इतनी चीज़ें रिजर्व में है, मतलब कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, एक्स्ट्रा है मेरे पास वो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नाम पढ़ो, यहीं से आपको डेफिनेशन बनानी है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स व्हाट? मैंने रिजर्व में कितना इंस्पायर किया। रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन के ऊपर कितना इंस्पायर किया। तो जो नॉर्मल के ऊपर वाली वॉल्यूम है ना, दैट बिकम्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। यस और नो? इंस्पायरेशन करना है रिजर्व में करना है। रिजर्व मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा करना है। किससे एक्स्ट्रा करना है? नॉर्मल से एक्स्ट्रा करना है। तो नॉर्मल इतना इंस्पायर हुआ और उसके बाद फोर्स लगा के थोड़ा और इंस्पायर कर लिया मैंने, तो ये जो वॉल्यूम बनी ना, ये वॉल्यूम इज गोइंग टू बी व्हाट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस नो? तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire और भैया रिजर्व में करेंगे तो फोर्स लगा के ही करेंगे। कैन इंस्पायर फोर्सफुली। कब सर? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आफ्टर व्हाट? नॉर्मल इंस्पायरेशन। भाई अच्छी डेफिनेशन है, रटना नहीं है, डेफिनेशन को भी नहीं रटना है, आपको समझनी है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो फिर कि सर एक नॉर्मल रेस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एडिशनली फोर्स लगा के कितनी और एयर इंस्पायर की जा सकती है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने रिजर्व में वो इंस्पायर किया। कितनी होती है सर? ये IRV बोलते हैं इसे। सो दिस IRV इक्वल्स टू 2500 से 3000 के आसपास होती है। दिस इज 2500 to 3000 ml। ठीक है, 2.5 से 3 लीटर बेसिकली। अब इसी से रिलेटेड एक और एयर है, उसको बोलते हैं सर दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप लोग बनाओ डेफिनेशन इसकी, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस टर्म से ही जो इन्होंने नाम दिया है, इसी से डेफिनेशन बनानी है आपको। देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर, एक्सपायरेशन करना है, रिजर्व में करना है, मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा करना है, तो जो नॉर्मल से ज़्यादा कर दिया वो रिजर्व में एक्सपायरेशन हो गया, है ना। जैसे एक्सपायरेशन करें हम, अब क्या और भी कर सकते हैं? हाँ सर, फोर्स लगा के थोड़ा और कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हमने नॉर्मल के बाद थोड़ा और एफर्ट लगा के एक्सपायर किया, हाँ फील हुआ होगा ना, ये एब्डोमिनल एरिया थोड़ा सा और अंदर खींचा सर जब फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे थे तब, तो वो है रिजर्व। भाई नॉर्मल एक्सपायर के ऊपर मैं कितना और एक्सपायर कर सकता हूं, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन में विल से दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire कब? फोर्सफुली। एफर्ट तो लगेंगे ना जब एडिशनल कोई काम करेंगे। कब? दिस इज आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर व्हाट? नॉर्मल एक्सपायरेशन। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ERV कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 1000 से 1100 ml। ये दोनों डेफिनेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको यूज करेंगे आगे हम, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट रटनी नहीं है। नॉर्मल से ऊपर इंस्पायरेशन में भी, एक्सपायरेशन में भी, नॉर्मल के बाद आप कितना एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है जी। जो अगली चीज़ है हमारे पास उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर 5। दिस इज नोन एज व्हाट? नंबर 5 इज रेजिडुअल वॉल्यूम।
क्या होती है सर रेजिडुअल वॉल्यूम, नाम से पता चल रहा है क्या, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर remains in lungs even after you can say forceful expiration। भाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है, और इसीलिए ना लंग्स कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या है, एल्वेलाई है। एल्वेलाई क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून की सारी हवा निकल जाएगी तो कोलैप्स हो जाएगा, यस और नो। तो वो सारी हवा कभी निकलने ही नहीं देता, हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है। रेजिडुअल वॉल्यूम है, कितना ही एफर्ट क्यों ना लगा लो आप, रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं आएगी कभी, है ना। तो इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहती है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है आरवी, आरवी इक्वल्स टू सर इट इज अराउंड 1100 टू 1200 ml, 1100 से 1200। नंबर 6 दिस इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये है सर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का ना इसको आईसी बोलते हैं, आईसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है सर, दिस इज टी वी प्लस आई आर वी। ये है भैया फॉर्मूला, आईसी का फॉर्मूला टी वी प्लस आई आर वी है। क्या डेफिनेशन बनाई जा सकती है ना, यहाँ से इसका अमाउंट तो आ जाएगा, है ना, अमाउंट तो सर आ ही जाएगा। टीवी में आईआर भी पता है 2500 से 3000 है। डेफिनेशन बनाई जा सकती है क्या, टीवी प्लस आईआर भी। अभी ऐसे मत बोल देना सर इट इज सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, ना ना ना, फॉर्मूला की डेफिनेशन नहीं बनानी है। डेफिनेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप, कौन सी वॉल्यूम का जिक्र कर रहे हो, इसको भी समझो जरा, ये नाम से ही समझो। मेरी इंस्पायर करने की कैपेसिटी क्या है सर, मेरी इंस्पायर करने की क्या है कैपेसिटी सर, मैं नॉर्मल भी इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल से ऊपर भी इंस्पायर कर सकता हूँ, यस और नो। तो कैपेसिटी तो आई थिंक सारी हो गई, यस और नो। भाई मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूँ वही तो मेरी कैपेसिटी हुई। तो सर नॉर्मल प्लस रिजर्व, यस और नो, ये टोटल क्या होगी, मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ एयर, और पूरी कैपेसिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है फोर्सफुली मैंने वहां पे इंस्पायरेशन इंक्लूड किया है, इंस्पायर्ड फोर्सफुली, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली। लेकिन बस एक छोटी सी कंडीशन, और वही बहुत परेशान करती है, और वो क्या है, वो है सर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बस जब आप अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी चेक करो ना, ये याद रख लो एक बारी, ऐसे याद रख लो इसको, जब भी आप अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी चेक करो ना तो उस टाइम पे एक्सपायरेटरी मत चेक करना, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना आप इंस्पायर कर सकते हो। भाई इंस्पायरेटरी चेक करनी है ना आपको, तो इंस्पायरेशन पे एफर्ट लगाना है ना, एक्सपायरेटरी चेक नहीं करनी। तो नॉर्मली एक्सपायर करो और उसके बाद देखो आप कितना इंस्पायर कर सकते हो। उसके बाद सर हम टीवी कर सकते हैं, आईआर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्योंकि थोड़ी देर बाद डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर व्हाट, नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको हम बोलते हैं आईआरवी। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 500, दिस इज अराउंड 500 प्लस 2500 से 3000 थी, तो मोर और लेस कितनी हो जाती है ये, 3000 से 3500 तक हो जाती है। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गई है सर हमारे पास आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ऐसी डेफिनेशन किसकी है सर, ऐसी है सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की जब मैं बात करूं तो अगेन मेरे को एक्सपायरेशन की कैपेसिटी चेक करनी है सर, एक्सपायर में कितना कर सकता हूं। तो इसमें क्या करो, अपोजिट कर दो ना, एक बार नॉर्मल इंस्पायर करो, क्योंकि इंस्पायरेशन पे फोर्स नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि मैं कैपेसिटी मेरी एक्सपायरेशन की चेक करने वाला हूं। तो मैं नॉर्मल इंस्पायर करके मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकता हूं,
तो सर एक तो नॉर्मल एक्सपायर करूंगा जो कि टीवी में आ गया, फिर फोर्स लगा के एक्सपायर करूंगा जो कि ईआरवी में आ गया, यस और नो। तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद हाउ मच आई कैन एक्सपायर्ड फोर्सफुली, दैट इज नथिंग बट व्हाट माय कैपेसिटी ऑफ एक्सपायरेशन। तो यहां आई विल से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली। कैपेसिटी चेक करनी है तो भैया एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कब? आफ्टर किसकी चेक करनी? कैपेसिटी एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन नॉर्मल रखेंगे, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है सर, चलेगा, इतना हो गया क्लियर। अगली डेफिनेशन थोड़ी सी और परेशान करेगी, है ना। और ये जो डेफिनेशन सभी मैंने लिखी हैं, लग रहा होगा समझ में आ रही हैं, हो सकता है आ भी रही है, रियल में भी आ रही है, लेकिन लिख के देखना है। वर्बली काम नहीं चलेगा, हर डेफिनेशन को लिख के देखोगे आप। नेक्स्ट वन इज नंबर 8। अच्छा, हो कितनी जाएगी सर ये? ईआरवी कितनी, ईसी कितनी हो जाएगी? ईसी इक्वल्स टू क्या है सर? ईसी कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस इज टीवी प्लस ईआरवी। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, ईआरवी 1000 से 1100 था, 500 ये हो गया, 1500 से 1600 ml होगी सर। ये है हमारी कैपेसिटी ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है जी, ठीक है सर। नंबर 8 इज गोइंग टू बी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, नाम ही वाइटल, जरूरी है ना। अब सुनो, वाइटल कैपेसिटी बोलती है, वाइटल कैपेसिटी क्या बोलेगी? मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं, है ना, उससे समझाना आसान होगा आपको। इन दोनों से ही इसकी डेफिनेशन आएगी। आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक बार ऊपर वाला लिख देता हूं, लाइक व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली after what? This is the forceful expiration। ये है जी याद रखने वाली चीज। मैंने बोला था ना, नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग डेफिनेशन सेम है, बस एक वर्ड चेंज हुआ, और वो क्या? फोर्सफुल। मतलब कि पहले मैं क्या कर रहा था? इंस्पायरेशन चेक कर रहा था, इंस्पायरेशन कैपेसिटी चेक कर रहा था, तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद चेक कर रहा था। मतलब मैं यहाँ नॉर्मल है, ये मेरा मान लो बिल्कुल बेसिक लाइन है, यहाँ पे 0 है वॉल्यूम, मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके बाद नॉर्मल इंस्पायर किया, और फिर मैंने फोर्सफुल इंस्पायर किया। तो नॉर्मल इंस्पायर किया टीवी, फोर्सफुल इंस्पायर किया आईआरवी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। अब मैं क्या करूँ? मैं फोर्सफुल एक्सपायर कर रहा हूँ। सर फोर्सफुल एक्सपायर करूँगा तो क्या मैं टीवी पे रुकूंगा? नहीं, मैं ईआरवी भी तो निकाली ना मैंने। अब यहाँ से आप कितना इंस्पायर कर सकते हो? यस और नो? पहले फोर्सफुली एक्सपायर कर दो, ईआरवी भी निकाल दो, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ईआरवी अंदर जाएगी, फिर आप नॉर्मली इंस्पायर करोगे, फिर टीवी अंदर जाएगा, मतलब फिर आप फोर्सफुली इंस्पायर करोगे, फिर क्या जाएगा? आईआरवी अंदर जाएगा। तो क्या हो गया सर इसमें? इस हिसाब से तो फॉर्मूला ये हो गया मेरे पास वाइटल कैपेसिटी का, दिस वीसी इक्वल्स टू, सर वीसी इक्वल्स टू, जब फोर्सफुल एक्सपायर किया तो क्या बाहर आई? ईआरवी आई। अब अंदर की एयर बाहर आ गई है, तो सबसे पहले तो वो भी अंदर जाएगी ना। जब मैं फोर्सफुल इंस्पायर करूंगा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सबसे पहले ईआरवी अंदर गया, फिर मेरे को इंस्पायर भी पूरा करना है, तो पहले नॉर्मल और फिर फोर्सफुल। तो ये हो गई डेफिनेशन इसकी। और इसको अपोजिट पे लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना। अगर मैं और करके डेफिनेशन लिखूं, यहां पे लिख ही दो सर, दिस इज, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ एयर expired forcefully after what? After what? This is forceful inspiration। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कितनी एयर निकाल सकते हो? फोर्सफुल इंस्पायर किया मतलब आईआरवी अंदर गया, अब निकालो। जो जबरदस्ती एयर अंदर गई है सबसे पहले तो वही बाहर आएगी। सर आईआरवी फेंको सबसे पहले बाहर, सर फिर टीवी नॉर्मल एक्सपायर करो टीवी,
सर फिर फोर्सफुली भी एक्सपायर करो, ERV, यस और नो। तो इस केस में डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, IRV TV ERV रहना भैया, मतलब है ना। तो ध्यान से ये इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड दी वाइटल कैपेसिटी, ये पांचों ना ये करती हैं थोड़ा सा परेशान। तो रटनी नहीं है, रटने से काम चलेगा भी नहीं, वो बहुत ही एक ब्रीफ पीरियड के लिए हो सकता है आपके दिमाग में हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं बन पाएंगी वहाँ से, ठीक है। तो ये होगी सर हमारी वाइटल कैपेसिटी। क्या मैं वाइटल कैपेसिटी को अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या सर, इन दोनों को ERV और TV को मिला के तो मैं AC भी बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो, किसने रोका है। तो ये तो मेरे पास फिर AC प्लस IRV हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और यू कैन से सर और क्या बोला जा सकता है इसके अलावा, इधर लिख लो सर, इन दोनों को मिला के IC बोल सकते हैं प्लस ERV हो जाएगा, बिल्कुल दिस इज IC प्लस ERV भी हो जाएगा, यस और नो। सम कर लेना, मोर और लेस ये वॉल्यूम कितनी आती है, मोर और लेस ये वॉल्यूम आती है अराउंड 4800 ml। कितना आएगा जी, 4800 ml के आसपास आएगी वाइटल कैपेसिटी। एक दो और कैपेसिटी बची है हमारे पास, दो कैपेसिटी और है, ओके ओके ठीक है। देखो जरा, एक तो मैं कोशिश करता हूँ यही लिख दूँ, है ना, वाइटल कैपेसिटी के साथ ही मैं लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी नंबर 9 सर। नंबर 9 को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं जी। लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है, कैसे चेक करेंगे, फोर्सफुल इंस्पायर करके बैठ जाओ, करो इंस्पायर, फोर्सफुल इंस्पायर करो और बैठ जाओ, जितनी देर सांस रोक सकते हो, और फिर इमेजिन करो कौन कौन सी एयर अंदर है। अब देखो, जैसे मैंने फोर्सफुल इंस्पायर किया तो मैंने पहले TV लिया, नॉर्मल इंस्पायर किया, फिर मैंने फोर्स भी लगाया तो मैंने IRV भी लिया, तो TV प्लस IRV तो अंदर गया, ठीक है ना। अब सर ERV अंदर ही है, क्योंकि ERV तो वो एयर है जो हम फोर्स लगा के बाहर निकालते हैं, निकालने की बात कर ही नहीं रहे, तो ERV अंदर ही है। और सर एक RV ऐसी वॉल्यूम है जो हमेशा अंदर रहती है, तो मैं सिर्फ फोर्सफुली इंस्पायर करके बैठा, TV प्लस IRV लिया, तो इस टाइम पे लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट है, TV है, IRV है, ERV भी है, और RV हमेशा ही रहता है। तो मतलब कि यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी दी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodates in lungs at the end of what, forceful इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स, उसको क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, TLC क्या हो जाएगा सर, TLC इक्वल्स टू TV, सर क्या क्या था देखो ना इधर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो आराम से, सर सबसे पहले तो नॉर्मल इंस्पायर किया, फिर सर फोर्सफुल इंस्पायर किया, सर ERV अंदर ही था सर, RV हमेशा ही अंदर रहता है सर, यस नो। तो ये आपके पास हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी में RV और ऐड किया बेसिकली मैंने, ये इतनी तो वाइटल कैपेसिटी है, उसमें 1100 और ऐड कर दो, तो मोर और लेस आई कैन से ये कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपके पास दिस इज 5800 ml, ठीक है जी। अराउंड 5800 ml आपके पास क्या आ जाएगी, TLC आ जाएगी। अब इनकी ना ये कॉम्बिनेशन आते हैं जी, जैसे मैं अभी डिस्कस कर ही लेता हूँ कि चलो एक और वॉल्यूम लिख लेते हैं लास्ट, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 10 को बोलते हैं सर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिस इज नोन एज functional residual capacity। सर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, FRC बोलते हैं। एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम था, आप कितना एफर्ट लगा लो हमेशा लंग्स में रहना, दैट इज गोइंग टू बी द रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है
कि आप नॉर्मली एक्सपायर करो, सिर्फ टीवी बाहर निकालो, तो अंदर क्या क्या बचा? एक तो आरवी बचना ही बचना है, लेकिन ईआरवी भी तो अंदर ही रह गया ना, क्योंकि आपने तो एक्सपायर नॉर्मली किया है, आपने फोर्सफुली तो एक्सपायर किया ही नहीं। और ईआरवी कब आता है बाहर? जब आप फोर्सफुल एक्सपायर करते हो। यस नो? तो एक तो आरवी बच गया अंदर, एक ईआरवी बच गया, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एफआरसी। दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ एयर remains in lungs after what? After normal expiration। भाई नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जो कुछ अंदर बचेगा, एक तो आरवी है सर और एक ईआरवी भी अंदर ही रह गया, वो बाहर कहाँ निकाला आपने? तो एफआरसी का फॉर्मूला, एफआरसी आपके पास बन जाएगी सर क्या? दिस इज आरवी प्लस ईआरवी मोर और लेस इक्वल्स टू कितना हो गया? दिस इज 2200 से 2300 ml हो जाएगा। ठीक है जी, एफआरसी क्लियर है ना? तो अब मैं क्या कह रहा था कि इनके ना वो फॉर्मूलाज को थोड़ा सा जंबल करके पूछते हो। जैसे कि टीएलसी लिखा आपने थोड़ी देर पहले, टीएलसी क्या लिखा सर? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। तो इसमें देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर। टीवी प्लस आईआरवी ईआरवी तो वीसी है, वीसी प्लस आरवी बन गया पहला। और क्या बन सकता है सर? और सर ये आईसी है सर, और ये क्या है? ये ईसी है, तो आईसी प्लस ईसी भी बन गया सर। यस और नो? और क्या बन सकता है सर? अभी आपने बताया ये ईआरवी और आरवी दोनों क्या? एफआरसी है। टीवी प्लस आईआरवी क्या हो गया? आईसी है। दिस इज आईसी प्लस व्हाट? एफआरसी बन गया। तो ये कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, ठीक है? ये इसीलिए लिखे हैं मैंने, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। आप लोग चेक करो क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन भी बचता है ना? है ना? तो वो देख लेना है। तो कई बार ये मिला के पूछ लेता है भाई इस तरीके से कि बोलो टीएलसी कौन सी हो सकती है, ये भी टीएलसी है। लेकिन ये क्लैरिटी कब आएगी? जब आप पहले कॉन्सेप्चुअली सारे की सारी डेफिनेशंस को याद कर लोगे, तब आएगी क्लैरिटी, ऐसे नहीं आने वाली। ठीक है? अब इसको ना एक ग्राफ से भी समझा जा सकता है। इन सारी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ ग्राफ बनाने की। ओके सर, करते हैं ट्राई। तो मानो सबसे पहले तो मैंने ये एक बेस लाइन ले ली है, कलर हम ये चूज नहीं करेंगे, कहाँ गया कलर? हम ये चूज नहीं करेंगे, कलर हम रखेंगे येलो। ये सर हमारी बेस लाइन, ठीक है सर। इस बेस लाइन पे मैं एक लोअर लाइन लगा देता हूं सर, थोड़ा सा और नीचे पहुंचते हैं सर, ठीक है जी। इधर भी रहेगा सर हमारे पास कहीं ना कहीं, दिस इज टीवी। ओके सर, ये भी रहेगा। इसमें भी सर थोड़ा ऊपर भी जाना पड़ेगा हमें, दिस इज आईआरवी के लिए जाएंगे सर हम यहाँ पे, है ना? देखो जरा इससे एक बार समझने की कोशिश करते हैं इन सारी कैपेसिटीज वॉल्यूम्स को। कैसे सर? देखो इसमें ये चल रहा है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये नीचे आया और ये फाइनली यहाँ आके रुक गया। ठीक है, देखना जरा क्या कुछ चीज़ें इसमें। तो इसमें मैं सबसे पहले ना क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के एरो डाल रहा हूँ। ये पहला एरो सर टाइडल वॉल्यूम, ये दूसरा एरो सर आईआरवी का सर, ये तीसरा एरो सर ईआरवी का सर, और ये नंबर 4 सर दिस इज ऑफ आरवी। तो एक तरफ मैंने सारी वॉल्यूम्स के एरो डाल दिए, थोड़ी देर में लिख देता हूँ क्या क्या है सर। देखो ये पहली है सर हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी द टीवी, है ना? टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर में चल रहा है। नॉर्मल से ऊपर जितना इंस्पायर कर सकते हो आईआरवी सर, नॉर्मल से ज़्यादा जितना एक्सपायर कर सकते हो ईआरवी सर, हमेशा जो लंग्स में रहती है सर आरवी। ठीक है, अब देखो कितना आसान होगा कैपेसिटी बनाना। अब आईसी बनाना है मेरे को, आईसी आप टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हो? आईसी तो यही हो जाएगा ना, अगर मैं आईसी देखूँ यहाँ पे तो सर आईसी हो जाएगा मेरे पास ये वाली चीज़, दिस इज द आईसी, आईआरवी प्लस टीवी। टोटल कितना एक्सपायर कर सकते हो सर? टोटल मैं एक्सपायर इतना कर सकता हूँ, ये ईसी हो गया सर। ठीक है सर, वाइटल कैपेसिटी सर इन तीनों को मिला दो सर, ये वाइटल कैपेसिटी हो गया सर। टीएलसी सर इन सभी को मिला दो, ये टीएलसी हो गया सर।
यस नो। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लॉट कर ली, यहाँ पे लिख लो इनको एक बार कि सर ये क्या हुआ, ये हो गया सर आईसी, ये क्या हुआ, ये हो गया सर ईसी, ये क्या हुआ सर, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी, ये क्या हुआ सर, ये हो गया टीएलसी। एफआरसी बच गया सर। एफआरसी क्या होता है, जब मैं नॉर्मल एक्सपायर किया मैंने तो लंग्स में कितना बचा, नॉर्मल एक्सपायर किया तो एक तो आर भी बचा, दूसरा ईआर भी बचा। आर वी ई आर वी देख लो सर, ये दोनों आर वी ई आर वी यहाँ है, इसको भी मैच कर लो। चल भैया आपको अलग कलर से मैच कर लेते हैं। ये बन गया मेरा कहीं ना कहीं, दिस इज गोइंग टू बी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एफ आर सी सर, ये एफ आर सी बन गया। टीएलसी में दिख भी रहा है कॉम्बिनेशन आईसी और एफ आर सी है, टीएलसी में कॉम्बिनेशन दिख भी रहा है आईसी और एफ आर सी है। ठीक है, तो ये ग्राफ ये सिर्फ समझाने के लिए है, आता वाता नहीं है ना, एनसीईआरटी में ना कोई पूछेगा आपसे। ठीक है, समझाने के लिए कि एक बार डेफिनेशंस याद करके करता है बच्चा इसमें स्ट्रगल। अगर आप कर रहे हो ना तो ये मत सोचना कि आपको समझ में नहीं आ रही, सबको आती है ये दिक्कत, सबको दिक्कत रहती है इसमें। हाँ, समझ के लिख के देखो, अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो, एक दो बार ऐसे अप्लाई करके देखो कौन सी ईयर जा रही है कौन सी आ रही है ना, तब क्लैरिटी बैठेगी। ठीक है जी। सो दिस इज रिगार्डिंग दी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ओके, इसको अलग से लिख लो सर। ये आइडिया दिया है कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन से भी चीज़ें पूछी जा सकती है ना। अगर इसी में हम देखें, इसी में वाइटल कैपेसिटी को बनाने की कोशिश करें, जैसे वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या लिखा था, दिस वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस IRV प्लस ERV। अब बना लो सर, इसमें आप जितनी चाहते हो उतनी वॉल्यूम्स बना लो। ये बनाओ, ये क्या हो गया, दिस इज IC प्लस ERV हो गया, है ना। आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये EC प्लस IRV हो गया। तो रहती है भाई, ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेंगी आने की। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना है। और ये सब जोड़ भाग ऊपर नीचे चीज़ें कब कर पाओगे, जब आपको क्लैरिटी है रिगार्डिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी है, सब हो जाएगा। ओके, चलिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की मैंने अगेन स्लाइड्स यहाँ पे पेस्ट इसलिए की हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर हुई है, कोई नई चीज़ मिलने वाली है ही नहीं। ठीक, क्या सर, क्या सर, देखो जरा, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है जी, 500 होता है। मैंने बताया था 6 से 7 लीटर क्या होता है पर मिनट हो जाएगा वो, इसने 6 से 8 लीटर कर दिया, वेरी करता है ना, वैसे तो रेंज है, तो 6 से 8 हो गया सर। IRV, रिजर्व में इंस्पायरेशन, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना। फोर्सफुल इंस्पायरेशन से कितनी एयर एक इंसान इंस्पायर कर सकता है, दिस एवरेजेस 2500 से 3000 ml। क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, नई वाली एनसीईआरटी जो 25 की एनसीईआरटी उसकी डेफिनेशन है, 24 की एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या थी जो हमने लिखी है। ठीक है, और 25 की एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है ना, इसमें क्लैरिटी थोड़ी कम है। इसने लिख तो दिया पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, अरे भाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन से मैं कितनी इंस्पायर कर सकता हूँ, उसमें तो टीवी भी आ गया, यस और नो। तो अपनी वाली डेफिनेशन जो लिखी है उससे क्लैरिटी ज़्यादा होगी। कहना ये भी वही चाहते थे, इन पता नहीं किसने सजेशन दे दिया कि इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम ऐसे होती है, ऐसे नहीं है। हायर बुक्स में भी लिखा हुआ है वो ऐसी है, एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। रिजर्व में तो नॉर्मल के बाद रिजर्व काउंट करोगे ना, नॉर्मल को भी कैसे रिजर्व काउंट कर सकते हो। हालांकि इन्होंने ये भी नहीं कहा नॉर्मल को काउंट कर रहे हैं, लेकिन बोलना चाहिए था एडिशनल बोलना चाहिए था इन्हें, या नॉर्मल के ऊपर वाली बोलना चाहिए था, वो नॉर्मल से ज़्यादा आप कितना एयर इंस्पायर कर सकते हो। सिमिलरली अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, तो वो हो गया आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया 1000 से 1100। ठीक है सर, अगले डेफिनेशन देखो जरा, ये देख लो पहले इसमें क्या बोलना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। अच्छा जी, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक इंसान कितनी वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है, तो मतलब कि आप कह रहे हो कि एक इंसान फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकता है, तो फिर आपकी आईसी और आपकी जो IRV तो सेम होगी, है ना। इसमें भी तो आप यही कह रहे हो ना, इसमें भी आप यही कह रहे हो कि एक इंसान फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकता है, यस नो। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर कर रहा होगा फोर्सफुली, अगर उसे अपनी इंस्पायरेटरी चीज़ें देखनी है तो।
और इसमें आपने सिर्फ ये ऐड कर दिया नॉर्मल एक्सपायरेशन। बाकी तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली। बात तो सेम ही, इसीलिए कह रहा हूँ जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो ज़्यादा क्लियर है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर अगेन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, पता है हमें सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। वॉल्यूम्स देख लेना आप। ये एक एफआरसी आया, फिर एफआरसी में क्या था, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जितनी वॉल्यूम बचती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो क्या हो गया आपके पास, फंक्शनल हो गया। वाइटल कैपेसिटी जरूरी है, मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूँ, या मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैं कितना एक्सपायर कर सकता हूँ, है ना। आप एक बार मैक्सिमम एक्सपायर करो, ईआरवी बाहर निकालो, फिर देखो कितना इंस्पायर कर सकते हो। इससे समझो जरा, आप मैक्सिमम एक्सपायर करो, पहले करना जरा आपने ईआरवी बाहर निकाली, अगर आप मैक्सिमम एक्सपायर करते हो, देखो वीसीए है ना, आपने ईआरवी बाहर निकाली, अब देखो कितना इंस्पायर कर सकते हो। पहले ये एयर जाएगी अंदर, फिर ये जाएगी, फिर ये जाएगी। इसी तरीके से आप मैक्सिमम इंस्पायर कर लो, पहले मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया सर हमने, फिर कितना एक्सपायर कर सकते हो। सबसे पहले तो ये आईसी निकलेगा सर, फिर टीवी निकलेगा, फिर ईआरवी निकलेगा। तो ये है ग्राफ का फायदा, ठीक है ना। तो ग्राफ क्लैरिटी के लिए है, तो वीसी क्या हो जाएगा आपके पास, वीसी के डेफिनेशन अगर यहाँ से पढ़ोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, लिख लिया सर हमने। टीएलसी सबसे अच्छा तरीका, मैक्सिमम इंस्पायर करके बैठ जाओ, फोर्स लगा के इंस्पायर करो और बैठ जाओ आराम से, और फिर सोचो कौन सी एयर अंदर है। टीवी अंदर है, टीवी के साथ साथ यू विल से सर आईआरवी अंदर है, आईआरवी के साथ साथ यू विल से सर आरवी अंदर होता ही है, और सर ईआरवी भी तो बाहर नहीं आया ना, क्योंकि मैंने एक्सपायर तो किया ही नहीं फोर्सफुली, यस और नो। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो टीएलसी हो जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम में यू विल से, ये फाइनल पता ही है आपको, कितना ही एफर्ट क्यों ना लगा लो, एक ऐसा वॉल्यूम है लंग्स में जो हमेशा रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम इसका, 1100 से 1200 ml, ठीक है जी। सो दिस इज रिगार्डिंग दी रेजिडुअल वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। इनको मेजर किससे करेंगे, मेजर की जाती हैं स्पायरोमीटर। दिस वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दे आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, और इसीलिए टॉपिक का नाम क्या लिख दिया था मैंने, स्पायरोमेट्री। लेकिन याद रखना है आपको क्या, कैन नॉट मेजर व्हाट, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये सर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा, क्यों, खुद सोचो ना। रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर कैसे हो पाएगी भाई, हमेशा लंग्स में रहनी है वो, लंग्स से बाहर आनी नहीं, तो मेजर कैसे करोगे जनरली सर, फिर बाकी कैसे मेजर करेगा, आपसे एक्सेल करवाया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट लगा के आपसे एक्सेल करवाया जाता है, उससे देखते हैं कितनी एयर आ पा रही है, सारी की सारी वॉल्यूम्स आ जाती हैं, कैपेसिटी भी आ जाती है कुछ। सिर्फ वो कैपेसिटी नहीं आ पाएंगी जिसका पार्ट रेजिडुअल वॉल्यूम है, जैसे टीएलसी नहीं आएगी, एफआरसी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर आनी नहीं है लंग्स से, तो स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। और उस बेसिस पे वी कैन से हेंस यू कैन से दिस टीएलसी, एफआरसी, आरवी, ये तीनों की तीनों चीजें कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है जी, है ना। तो इतना लिखो, याद करो, समझो, रफली उसको लिख के देखो। ये दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। पहले पार्ट में हमने वो सब इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व पढ़ा था, है ना, सारे हमने पढ़े वहाँ से, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, एल्वेलाई, लंग्स, फिर कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ा। आज हमने कवर कर लिया मैकेनिज्म, पूरा कवर किया इंस्पायरेशन का, एक्सपायरेशन का। फिर एक साइड लिख लिया हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी लिखा हमने, गेटिंग माई पॉइंट। और लास्ट में ये था रेजिडुअल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है ना, थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों को समझने में, लेकिन तसल्ली से बैठ के पढ़ना है, इसे उड़ाना नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है। और एक बार रिटन प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, आप ऐसे एयर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंस्पायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, फोर्सफुल हो रहा है, उसे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है जी।
सो दिस इज रिगार्डिंग द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।